हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है अभिषेक डंडरियाल और आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी 1 दरोगा के सिलेबस को टॉपिक बाय टॉपिक कवर कर रहे हैं। बीच में किसी कारणों से मुझे ये सीरीज रोकनी पड़ी थी, लेकिन हम आप सभी को पता है इसके काफी टॉपिक्स पहले ही कवर कर चुके हैं, जिसमें हम पहले तो 12 टॉपिक तक पूरे कवर कर चुके थे। इसके बाद मैंने फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वीडियो भी इसमें डाल दिया था और इसके अलावा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी हम कवर कर चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे टॉपिक 17 फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन या वन प्रमाणन, इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन होता क्या है, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ती है, भारत में वन प्रमाणन कैसे मिलता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन के क्षेत्र में काम कर रही हैं या वन प्रमाणन के क्षेत्र में काम कर रही हैं। क्या क्या इसके दृष्टिकोण होते हैं, जैसे एक सिस्टम बेस्ड दृष्टिकोण होता है, एक परफॉर्मेंस बेस्ड दृष्टिकोण होता है, वो सारी चीजें इसमें देखेंगे। मैंने कुछ फोटोज वगैरह भी लगाए हैं, लोगो लगाए हैं, जिससे आपको चीजें समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है हमारा टॉपिक 17 फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन या वन प्रमाणन। अभी देखिए कुछ दिन पहले भी न्यूज में था, आई थिंक 4 या 5 मार्च को भी आर्टिकल आया है न्यूज़पेपर में फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन को लेकर। वनों की कटाई हाल के वर्षों में विश्व स्तर पर एक गंभीर रूप से संवेदनशील मुद्दा बन गया है। इस संदर्भ में वनों के प्रमाण की अधिक आवश्यकता है। तो सबसे पहला जो बेसिस है वो यही है कि जो वनों की कटाई है वो ग्लोबल लेवल पर काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आपको फॉरेस्ट सर्टिफाई कराने की जरूरत अब पड़ रही है। वन प्रबंधन प्रमाणन एक स्वैच्छिक उपकरण है या वॉलंटरी इंस्ट्रूमेंट है जो बाजार प्रोत्साहन के माध्यम से वन प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ाता है। तो देखिए पहली बात तो फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन क्या है आपकी, एक जो फॉरेस्ट के आपके रिसोर्सेज हैं, आप सभी को पता है फॉरेस्ट हमें डायरेक्ट बेनिफिट भी देता है और इनडायरेक्ट बेनिफिट भी देता है। ठीक है, तो उस जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन हमें वन देता है, उसको हम कैसे मैनेज करें, उसका सर्टिफिकेशन कैसे लें, उसकी एक विधि है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में अत्यधिक वनों की कटाई के कारण 1980 और 1990 के दशक में वन प्रमाणन को महत्व मिला। देखिए 1900 और 1990 के दशक में हो क्या रहा था, जो आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, जो आपको ये अगर आपका ग्लोब है 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में देखने के लिए मिलते हैं, जहां पर आपके अमेजोन के वर्षा वन भी मौजूद हैं, जिसको आप सेलवास भी बोलते हो। ठीक है, इस यहाँ पर बहुत ज्यादा एक तरह से हम कह सकते हैं कि अनकंट्रोल कटाई हो रही थी, तो बहुत ज्यादा दोहन यहाँ के रिसोर्सेज का हो रहा था। इसीलिए जो फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन है इसको वहां पर इंपॉर्टेंस मिला कि हमें कैसे इसको रोकना चाहिए और उसके लिए क्या क्या तरीके हमें अपनाने चाहिए। वन प्रमाणन की योजना के लिए प्रारंभिक प्रेरणा शक्ति उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को अति दोहन से रोकना था। तो किस लिए ये सबसे पहले जो इसका कॉन्सेप्ट निकल कर आया, तो उसका जो उस समय मेन फोकस था वो यही था कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है उसको कैसे आप अति दोहन से रोकिए। अब बात करते हैं आखिर वन प्रमाणन या फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन होता क्या है। यह वन निगरानी लकड़ी और लुगदी उत्पादों या फॉरेस्ट और जो पल्प के आपके उत्पाद होते हैं, बेसिकली जैसे पेपर और पल्प मिल आपने सुनी होंगी, पेपर मिल्स वगैरह, और गैर इमारती वन उत्पादों का पता लगाने और लेबलिंग, इसको इको लेबलिंग भी बोला जाता है, के लिए एक तंत्र है। यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से प्रबंधन की गुणवत्ता को सहमत मानकों की एक श्रृंखला के विरुद्ध, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सहमत मानक। ठीक है, या आप कह सकते हैं एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अब मेन मुद्दा यही आता है कि आखिर ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये डिसाइड कौन करता है। तो यहीं से हमारी देखिए निकल कर आती हैं जो आपकी एजेंसीज होती हैं, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय एजेंसी, जो इन मानकों को डिसाइड करेंगी कि आखिर किन मानकों की जो एक सीरीज है, श्रृंखला है, इसके विरुद्ध आप आंकोगे कि क्या ये इस पर खरा उतरता है या नहीं उतरता। ठीक है, जब भी आपको किसी चीज पे कंपेयर करना होता है, मान लीजिए आपको किसी चीज का सर्टिफिकेशन चाहिए, आपने कॉलेजेस में देखा होगा, ठीक है, बाहर लिखा रहता है NAAC एक्रेडिटेड कॉलेज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि NAAC जो एक संस्था है गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव की गई, ये कॉलेजेस को कुछ पैरामीटर्स पर आंकती है, जिससे कॉलेजेस आपके माने जाते हैं कि ये कॉलेज नैक एक्रीडेटेड है या नहीं है। तो इसी तरीके से फॉरेस्ट में भी होता है, एक बेसिक स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि जो ये फॉरेस्ट है क्या वो इन पैरामीटर्स पर खरा उतर रहा है, और जब वो उन पैरामीटर्स पर खरा उतर जाता है और तब उसको एक सर्टिफिकेट उस संस्था द्वारा दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन आपका मिलता है।
उत्तर प्रदेश में भी देखिए टोटल 41 फॉरेस्ट डिवीजन है जहां पर ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है, और भारत में इस समय केवल उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसके राज्यों को फॉरेस्ट, जिसके वनों को बेसिकली फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। उसके बारे में भी आगे डिटेल में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि आखिर इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, क्यों इतना फोकस फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन पर है। ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण रखते हुए वन बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, आप सभी को पता है, जो विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से उत्सर्जित होता है। तो आपको पता है जो अमेज़न के वर्षा वन है उनको लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है, ठीक है, या पृथ्वी के फेफड़े भी उनको बोला जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। कई देश ऐसे किसी भी उत्पाद के उपभोग से बचने की कोशिश कर रहे हैं जो वनों की कटाई या अवैध कटाई का परिणाम हो सकता है। देखिए कुछ देश कहते हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज खास तौर से हैं, वो क्या कर रही हैं, मान लीजिए आपके यहाँ कोई प्रोडक्ट आप उनको एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें अगर आपने कोई इको लेबल नहीं लिया है कि जैसे ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, ठीक है, या आपने कोई इको लेबल नहीं लिया है, तो वो आपके इस प्रोडक्ट को खरीदने से मना कर सकते हैं कि हो सकता है आपने ये लकड़ियां जो है वो इलीगल तरीके से काटी हो, तो इससे बने हुए उत्पाद हम नहीं खरीदेंगे। तो स्पेशली ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ रही है, और इसलिए यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऐसे कानून पारित किए हैं जो वन प्रमाणन की आवश्यकता पैदा करते हुए अपने बाजार में वन आधारित उत्पादों के प्रवेश और बिक्री को विनियमित करते हैं। यानी जब आप उनके एक्सपोर्ट करोगे तो उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है आपको फॉरेस्ट बेस्ड सर्टिफिकेशन को लेकर वो माननी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं आखिर इसके उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। ठीक है, किस औचित्य से ये बेसिकली किया जाता है फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन। वन प्रमाणन के दो प्राथमिक उद्देश्यों की पहचान की गई है, या दो इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, वन प्रबंधन के पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। दूसरा, प्रमाणित उत्पादों के लिए बाजार पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर बताया हो सकता है यूरोपीय देश या संयुक्त राज्य अमेरिका देश ऐसे उत्पादों को खरीदने से मना कर दें, तो आपको उनकी बाजार में पहुंच सुनिश्चित करनी है। विशेष रूप से उच्च पर्यावरण जागरूकता वाले पारिस्थितिक बाजारों में, जहां पर बहुत ज्यादा अवेयरनेस है किसको लेकर, पारिस्थितिक या इकोलॉजिकल बैलेंस को लेकर या इकोलॉजी को लेकर, यानी जो बाजार ऐसे हैं जो इस चीज पर काफी फोकस करते हैं कि ये उत्पाद किस तरह की लकड़ी से बना है, क्या आपने सर्टिफाइड लकड़ी से बनाया है या फिर आपने इलीगल तरीके से इसको काटकर बनाया है, तो वहां पर बाजार में पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सर्टिफिकेशन आपको चाहिए। अब देखते हैं प्रमाणन के लिए दो दृष्टिकोण। यहां से आपका देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा जहां से आपके आने के चांसेस बनेंगे। प्रणाली और प्रदर्शन मानक। वन प्रमाणन के लिए दो मानकों का उपयोग किया गया है। पहला, सिस्टम आधारित मानक और दूसरे परफॉर्मेंस आधारित मानक। पहला, सिस्टम मानक एक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, इसको आप ईएमएस बोलते हो, ठीक है, यानी एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, की विशेषताओं को परिभाषित करते हैं कि एक एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम कैसा होना चाहिए और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं होनी चाहिए। प्रमाणन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या वन संगठन का ईएमएस विचाराधीन है और संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है, यानी जो आपने अपना एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है क्या वो बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। मानकीकरण के लिए या स्टैंडर्डाइजेशन के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी आईएसओ, आपने सभी ने इसका नाम सुना होगा, आईएसओ 9001 2008, इस तरीके से आपने इसके सर्टिफिकेशंस देखे होंगे, ने गुणवत्ता और पर्यावरण प्रबंधन में सिस्टम मानकों के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। यानी जो सिस्टम आधारित दृष्टिकोण है उसमें आईएसओ ने काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। लेकिन देखिए आईएसओ यहाँ पर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये वन वगैरह पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करता, पर्यावरण पर ये फोकस करता है, लेकिन जो मेन हमारे यहाँ पर फोकस है वो है परफॉर्मेंस आधारित जो कंपनीज है उनके ऊपर। अब देखते हैं प्रदर्शन मानक या परफॉर्मेंस मानक वन संचालन द्वारा हासिल की जाने वाली उपलब्धि के स्तर को परिभाषित करते हैं। यानी जिस तरीके से आपके फॉरेस्ट मैनेज आप कर रहे हो, जिस तरीके से आप अपने फॉरेस्ट रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हो, उसमें आपने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ठीक है, क्या आपके यहाँ दोहन तो नहीं हो रहा, क्या आपके यहाँ इलीगल लकड़ी का कटान तो नहीं होता, इस तरीके से जो चीजें हैं वो इसमें देखी जाती हैं। इस मामले में प्रमाणन में यह आकलन करना शामिल है कि वन संचालन अपनी गतिविधियों में उपलब्धि के इन स्तरों को पूरा करता है या नहीं। मान लीजिए कोई संस्था है जिसने एक स्टैंडर्ड बनाया है, मैं उत्तर प्रदेश का मान लीजिए कोई वन है, मान लीजिए सोनभद्र में कोई वन है, वो किसी एक संस्था को बताएगा कि हमारे पास सर ये स्टैंडर्ड है, हम इन स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं, तो वो आपको आंकेगा कि क्या इसमें सही बात है, वो आपका ऑडिट करेगा कि क्या ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो अब मैं वही बताऊंगा आपको, एफएससी, ठीक है, फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल
वन प्रमाणन के लिए प्रदर्शन आधारित प्रमाणन मानकों का एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक रहा है या एनफोर्सर रहा है। तो देखिए यही वो संस्था है, एक आपका FSC है या फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल है, और एक संस्था और है जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, जो बेसिकली इन मानकों को निर्धारित करते हैं कि किन मानकों पर आपको या आपके वन को सर्टिफाई किया जाएगा या वन को प्रमाणन दिया जाएगा। अब एक चीज यहाँ पर देखिए समझने की जरूरत है जो मैंने डाली है, ना तो ISO ना ही FSC सर्टिफायर है, ये आपको सर्टिफाई नहीं करते। देखिए होता क्या है, ये सिर्फ क्या करते हैं, ये स्टैंडर्ड सेट करते हैं। मान लीजिए इन्होंने एक अपना डेटा निकाला और उसमें इन्होंने कहा कि अगर कोई वन या किसी देश का वन इन 10 पैरामीटर्स पर खरा उतरेगा तो हम इसको एक सर्टिफाई करेंगे, लेकिन सर्टिफाई ये नहीं करते, ये किसी एक थर्ड पार्टी, ये टर्म अभी कई बार आगे आएगा, ठीक है, थर्ड पार्टी को ये ऑथराइज करते हैं कि आप हमारे इन पैरामीटर्स पर इन वनों को आंकिए और उसके बाद इनको सर्टिफाई कर दीजिए। तो ये खुद सर्टिफाई कभी नहीं करते, हमेशा ये थर्ड पार्टी के माध्यम से होता है, जो मैं आपको भी नीचे डायग्राम में समझा दूंगा। ISO की भूमिका अंतरराष्ट्रीय मानकों के विकास को बढ़ावा देना। देखिए जो मैंने आपको समझाया कि ये केवल मानकों के विकास को बढ़ावा देते हैं और समन्वय करते हैं कि नेशनल लेवल पर या राष्ट्रीय स्तर पर क्या इनका पालन हो रहा है। FSC प्रबंधन आधारित वन प्रमाणन मानकों और मान्यता प्रमाणकों के विकास को बढ़ावा देता है और समन्वय करता है, यानी परफॉर्मेंस बेस्ड। अब देखिए यहाँ पर आप समझ जाएंगे जो मैं आपको थर्ड पार्टी समझाना चाह रहा हूँ वो क्या होता है। देखिए जो गवर्नमेंट बॉडी होती है, मान लीजिए भारत सरकार है, रिकॉग्नाइज, भारत सरकार एक ऐसी बॉडी को रिकॉग्नाइज करेगी जिसको आप एक्रेडिटेशन बॉडी बोलते हो, जो आपको एक्रेडिटेड करेगी। जैसे मैं आपको अभी कॉलेज का एग्जांपल दे रहा था, कुछ कॉलेज आपने देखा होगा NAAC एक्रेडिटेड होते हैं, इसी तरह सरकार एक ऐसी बॉडी को सर्च करेगी जो वनों को प्रमाणन दे पाए। अब ये क्या करेगी, देखिए ये होती है सर्टिफाइंग बॉडीज और एक होते हैं ऑडिटर्स। देखिए क्योंकि एक सतत प्रक्रिया है, आप कभी भी जब सर्टिफिकेशन पढ़ेंगे वो आप देखेंगे कभी भी सर्टिफिकेशन आपको लाइफ टाइम के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है, लगातार आपका ऑडिट होता रहता है, इसलिए यहाँ पर ऑडिटर आपको दिखेंगे। ऑडिटर क्या करते हैं, जैसे हर साल आपने देखा होगा कंपनीज में ऑडिटर आते हैं, तो इसी तरीके से वनों में भी हर साल ऑडिटर जाएंगे, वो देखेंगे कि आपको 2 साल के लिए हमने सर्टिफिकेशन दिया, तो इन 2 सालों में आपने जो अपना प्रोसेस था उसको इंप्रूव किया, या आपके यहाँ वनों का कटान बढ़ रहा है, या आपने जो हमें स्टैंडर्ड बताए थे उनको आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपसे सर्टिफिकेशन वापस भी लिया जा सकता है। तो यही होती है देखिए थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी में कौन कौन आ गया आपका, सर्टिफाइंग बॉडीज, यानी जो सर्टिफाई करेंगे, जो आपको सर्टिफिकेट देंगी, ठीक है। ये आपका क्या करेंगे, देखिए इंडस्ट्रीज का सर्टिफिकेशन देंगे, और ऑडिटर क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज को ऑडिट करेंगे कि क्या जो आपको सर्टिफिकेट मिला है वो सही है या नहीं, मतलब आप उसका लगातार पालन कर रहे हो, या फिर एक बार सर्टिफिकेट मिला तो आपने वनों का प्रबंधन करना छोड़ दिया। तो ये पूरा देखिए थर्ड पार्टी ऑडिट होता है, आपने नाम सुना होगा। अब बात करते हैं वनों और वन आधारित उत्पादों के सतत प्रबंधन के लिए या सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए 2 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मानक हैं। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न देखिए बनेगा तो यहीं से बनेगा, वो पूरा बेसिक मैंने आपको समझा दिया। पहला वन स्टीवर्डशिप काउंसिल या FSC, जिसको आप फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल बोलते हो, इसके द्वारा विकसित। दूसरा प्रोग्राम फॉर एंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन, इसको आप बोलते हो PEFC, ठीक है, प्रोग्राम फॉर एंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन द्वारा विकसित। FSC प्रमाणीकरण अधिक लोकप्रिय है, जो ऊपर वाला है, और ये अधिक मांग में भी है और ये काफी महंगा भी है, ठीक है। जहां पर देखिए मैं पहले जॉब करता था, एक कंपनी थी खटीमा फाइबर्स लिमिटेड, वो कंपनी भी FSC सर्टिफाइड थी, तो मैंने उसके डॉक्यूमेंट का एक फोटो भी इसमें लगाया है कि FSC सर्टिफिकेशन किस तरीके से दिखता है, तो वो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। 2 प्रकार के प्रमाण पत्र, अब ये भी आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन मिलता है उसमें आपको 2 तरीके के प्रमाण पत्र दिए जाते हैं या 2 तरीके के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। पहला फॉरेस्ट मैनेजमेंट और दूसरा चेन ऑफ कस्टडी। वन प्रबंधन प्रमाणन या एक ऐसी प्रक्रिया है जो यह सत्यापित करती है कि वन या वृक्षारोपण का एक क्षेत्र जहां से लकड़ी, फाइबर और अन्य गैर इमारती वन उत्पाद यानी NTFP, जो हमने फॉरेस्ट प्रोड्यूस में पढ़ लिया है पहले ही, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, को निकाला जाता है, एक परिभाषित मानक के अनुसार प्रबंधित किया गया है। मतलब ये बताएगा कि आपने जहां से लकड़ी मंगाई है, फाइबर निकाला है, या जो गैर इमारती वन उत्पाद आप लेके आए हो, क्या वो ऐसे फॉरेस्ट से निकाला गया है जो निर्धारित मानकों के अनुसार प्रबंधित किया गया है। मान लीजिए FSC ने कोई एक वन के लिए स्टैंडर्ड बनाए, तो ये जो चेक करेंगे, ये करेंगे कि जो आप प्रोडक्ट लाए हो वो ऐसे वन से आया है जहां पर जो स्टैंडर्ड्स है वो FSC के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। ये है सिंपल इसका मतलब फॉरेस्ट मैनेजमेंट का। दूसरा होता है चेन ऑफ कस्टडी। COC या चेन ऑफ कस्टडी प्रमाणन का मतलब मूल से लेकर बाजार तक पूरी आपूर्ति श्रृंखला में लकड़ी जैसे वन उत्पाद की
ट्रेसेबिलिटी की गारंटी देना है। अब इसमें देखिए, हो सकता है क्या कर रहे हैं आप, जंगल से कोई लकड़ी निकाल कर लाए, ऊपर वाले और इसमें मैं आपको अंतर बता रहा हूँ। मान लीजिए आप कोई लकड़ी लाए, उसके बाद आपने उस लकड़ी को प्रोसेस किया, मतलब आपने उस लकड़ी का कोई उत्पाद बनाया, उस उत्पाद में आपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज कर लिए जो इस सर्टिफिकेशन से बाहर के हैं। मान लीजिए आपने लकड़ी बनाई, उसमें आपने कुछ पेंट यूज कर लिया, या आपने उसमें कुछ वैल्यू एडिशन के लिए कुछ ऐसा यूज किया जो कि फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन के अगेंस्ट है। तो ये क्या करेगा, पूरे जहां से आप लकड़ी लाए हो और जब तक बाजार में आपका वो प्रोडक्ट सप्लाई नहीं होता, उसके बीच में अगर आपने कहीं भी कुछ ऐसा किया है जो सर्टिफिकेशन के स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है या उसके विरुद्ध है, तो ये कह देंगे कि आपका जो सर्टिफिकेशन है वो इसमें गलत है, या पूरा ट्रेस करते हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं, ये वन उत्पाद की ट्रेसेबिलिटी, यानी उसको पूरा ट्रेस या शुरू से लेकर लास्ट तक करते हैं। ये केवल क्या करेगा कि जो आप लकड़ी लेके आए हो, क्या वो वन से मिलती है या नहीं मिलती। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। अब बात करते हैं इन दोनों संस्थाओं के बारे में जिनमें हमने ऊपर बात की। पहला पहला एफएससी यानी फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, और दूसरा हमारी कौन सी है, पीईएफसी। फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है, जो दुनिया के जंगलों के जिम्मेदार प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। 1993 में इसकी स्थापना के बाद से, ये इंपॉर्टेंट है आपसे, कब स्थापना हुई, 1993 में। एफएससी दुनिया की सबसे सम्मानित और व्यापक वन प्रमाणन प्रणाली बन गई है, इसीलिए देखिए ऊपर लिखा भी था, ये महंगी भी है और इसकी सर्टिफाइड वैल्यू ज्यादा है। एफएससी ये कहां पर स्थित है, बॉन, जर्मनी में स्थित है। एफएससी की अग्रणी प्रमाणन प्रणाली, जो अब 200 मिलियन हेक्टेयर से अधिक वन को कवर करती है, काफी बड़ा नंबर है, व्यवसायों और उपभोक्ताओं को जिम्मेदार वानिकी का समर्थन करने वाली सामग्री से बने लकड़ी, कागज और अन्य वन उत्पादों को चुनने में सक्षम बनाती है। देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था, जहां पर मैं पहले जॉब करता था वहां पर इस तरीके का सर्टिफिकेट वहां पर मिलता था, एफएससी। ये देखिए, प्रोड्यूसिंग पेपर बाय रिसाइकलिंग वेस्ट, सेविंग द नेशंस वेल्थ, ये रिसाइकलिंग का साइन होता है। और ये देखिए, ISO 9001 2008 सर्टिफाइड मेरी कंपनी थी, तो इसमें मैंने जॉब की थी। ये बेसिकली पेपर इंडस्ट्री थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी एफएससी सर्टिफिकेशन दिया गया था, तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए आपके डाल दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से ये दिखता है। ये एफएससी का बेसिकली लोगो है। आगे देखते हैं, अगली जो संस्था थी, प्रोग्राम फॉर द एंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन। अब देखिए एक्चुअल में हो क्या रहा था, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, ये इसके बाद आई है। और आप एक चीज और नोटिस कीजिएगा, देखिए जब 1990 का दशक आता है, उस समय पर्यावरण का जो एक तरह से हम कहते हैं, वो हमेशा सेंट्रिक हो गया था। मतलब ज्यादातर जो देश थे वो पर्यावरण को लेकर काफी चिंतित होने लगे थे। 1992 में आपका, ठीक है, रियो समिट भी होती है। तो उसके बाद ही देखिए संस्थाओं का उदय होना शुरू होगा। ऊपर वाली संस्था कब बनी थी आपकी, 1993 में बनी, ये बना 1999 में। ठीक है, इस तरीके से मतलब पूरा एक सीरीज चल रही थी जब आपको इन संस्थाओं की जरूरत पड़ी। अब देखते हैं, प्रोग्राम फॉर द एंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन, पीईएफसी एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन है जो स्वतंत्र तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण के माध्यम से सतत वन प्रबंधन को बढ़ावा देता है। जो मैंने आपको बताया, ये सर्टिफिकेशन खुद नहीं देते, थर्ड पार्टी ऑडिट हमेशा होते हैं। तो थर्ड पार्टी जो होती है, गवर्नमेंट एक एजेंसी को ऑथराइज करती है जो कि सर्टिफिकेट आपका जारी कर सकती है। पीईएफसी की स्थापना 1999 में एक अंतरराष्ट्रीय छाता संगठन या अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में की गई थी, जो राष्ट्रीय वन प्रमाणन प्रणालियों का स्वतंत्र मूल्यांकन, समर्थन और मान्यता प्रदान करता है। इसे छोटे वन मालिकों के लिए पसंद की प्रमाणन प्रणाली माना जाता है। देखिए, यही वो पॉइंट था जिसकी वजह से इस संस्था का उदय हुआ। एक्चुअल में हो क्या रहा था, जो पहले वाली ऑर्गेनाइजेशन है एफएससी, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि इसका जो सर्टिफिकेशन है वो महंगा भी है और एक तरह से काफी मतलब मार्केट में उसकी वैल्यू भी है। तो हो क्या रहा था, सब बंदे उसका सर्टिफिकेट नहीं ले पा रहे थे, तो छोटे वन मालिक जो थे उनके लिए ये एक संस्था निकल कर आई, क्योंकि कुछ ऐसे इश्यूज आ गए थे कि जो छोटी संस्था थी उनको एफएससी सर्टिफिकेशन नहीं मिल पा रहा था। तो इसीलिए पीईएफसी जो है, इसने छोटे वन मालिकों को इसमें समर्थन किया और इस समय ये उनकी पसंद की प्रणाली मानी जाती है। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है, और जो हमारा ऊपर वाले का मुख्यालय था आपका फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल का, वो आपका बॉन, जर्मनी में स्थित है। देखिए, यही फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इनका साल और इनकी लोकेशन जरूर याद कीजिएगा। ये देखिए, इसका लोगो है पीईएफसी का। एफएससी का भी मैंने आपको दिखा दिया, पीईएफसी का लोगो इस तरीके से दिखता है। अब बात करते हैं नेटवर्क फॉर द सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी एनसीसीएफ। देखिए, एनसीसीएफ भारत की पहली ऐसी संस्था बन गई है जिसको पीईएफसी ने, जो हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, पीईएफसी ने इसे ऑथराइज किया है कि आप भारत में फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन के लेकर सर्टिफिकेट जारी कर सकते हो।
ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए इसने हो क्या रहा था। देखिए दिक्कत क्या हो रही थी, जो ऊपर की दोनों संस्थाएं आपने पढ़ी, ये दोनों संस्था है यूरोप सेंट्रिक, एक स्विट्जरलैंड में है, एक है बॉन जर्मनी में। तो इनके जो मानक ज्यादातर निर्धारित किए जा रहे थे वो यूरोपियन देशों के आधार पर निर्धारित किए जा रहे थे, उसके आधार पर ही भारत को उन पैरामीटर्स पर खरा उतरना होता था। लेकिन एनसीसीएफ ने क्या किया है, इसने एक देश विशिष्ट यानी कंट्री स्पेसिफिक हमारे स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, क्योंकि भारत आप सभी को पता है एक मेगा डाइवर्स कंट्री में आता है। टोटल 17 मेगा डाइवर्स कंट्री है, उसमें से भारत एक है। तो यहाँ पर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो यूरोपीय देशों से या अमेरिकी कंट्री, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो कंट्री है उससे अलग है। तो इसीलिए इस संस्था का उदय हुआ और 2015 में यह संस्था बनी है, जिसने भारत के लिए किस तरीके के स्टैंडर्ड वन प्रमाणन में होने चाहिए उसकी बात की। और इसको जो पीईएफसी है उसने बिल्कुल सही माना और उसने इसको अब ऑथराइज कर दिया है कि आप भारत में वन प्रमाणन या फॉरेस्ट सर्टिफाई कर सकते हो। और यही देखिए वो संस्था है एनसीसीएफ, जिसने उत्तर प्रदेश के 41 फॉरेस्ट डिवीजन को सर्टिफिकेट दिया है। मैं अभी आपको पूरा नीचे दिखा भी दूंगा। अब बात करते हैं इसके बारे में। एनसीसीएफ जनवरी 2015 में देश विशिष्ट वन प्रमाणन योजना स्थापित करने और देश में जिम्मेदार वन प्रबंधन को बढ़ावा देने के इरादे से अस्तित्व में आया था। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट है, देश विशिष्ट यानी कंट्री स्पेसिफिक। ठीक है, क्योंकि जो इससे पहले आपके सारे मानक थे वो मैंने आपको बता दिया वो यूरोसेंट्रिक थे। यूरोसेंट्रिक अर्थात वो ज्यादातर यूरोपीय देशों को या यूरोपीय जो एटमॉस्फेयर है उसको ध्यान में रखकर बनाए गए थे। वनों के प्रमाणन और संरक्षण के लिए नेटवर्क यानी पीईएफसी विशेषज्ञों, पेशेवरों और प्राकृतिक संसाधनों के हितधारकों का एक प्राकृतिक समाज है, जो भारत और विशिष्ट और विश्व स्तर पर बेंचमार्क किए गए स्थिरता मानकों के विकास में लगे हुए हैं। यह भारत से वनों के प्रमाणन और संरक्षण के लिए नेटवर्क यानी पीईएफसी के कार्यक्रम का सदस्य है, जो मैंने आपको ऊपर बताया। भारत से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो यही, देखिए यहाँ पर गलत हो गया, एनसीसीएफ होगा, ये माफ कीजिएगा, यहाँ पर एनसीसीएफ होगा, यहाँ पर पीईएफसी। तो ये भारत से वनों के प्रमाणन और संरक्षण के लिए नेटवर्क पीईएफसी के कार्यक्रम का सदस्य है। इसके अलावा देखिए ये 3 और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी, मैं आपको बता चुका हूं। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। और ये क्या निकालता है, रेड डेटा बुक। कुछ मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूं। रेड डेटा बुक निकालता है जो 1964 में पहली बार पब्लिश की गई थी। और ग्लोबल एवरग्रीनिंग अलायंस का सदस्य है जीईए। ठीक है, तो इन दो बॉडीज का भी बहुत अच्छी है। देखिए ग्लोबल लेवल पर रेप्यूटेड बॉडीज है। आईयूसीएन तो बहुत फेमस है, उसका भी ये सदस्य है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए ये संस्था काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन चीजों की मेंबरशिप लेनी है तो आपको कुछ बहुत सख्त पैरामीटर को फॉलो करना पड़ता है, जो इन्होंने किए और इस संस्था को इसीलिए ये मेंबरशिप मिली है। इसको यूएनएससीसीडी यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यानी जो मरुस्थलीकरण वाली आपकी कन्वेंशन है उसमें भी इसको एक नागरिक समाज संगठन यानी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर का इसको दर्जा वहां पर दिया हुआ है। तो वहां पर भी देखिए ये ऑब्जर्वर है। तो इन 3 संस्थाओं का भी ये सदस्य है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं भारत में वन प्रमाणीकरण की। तो भारत में अभी तक कैसे कैसे वन प्रमाणीकरण मिला है। वन प्रमाणन उद्योग भारत में पिछले 15 वर्षों से लगातार काम कर रहा है। वर्तमान में केवल एक राज्य उत्तर प्रदेश में वन प्रमाणित है। तो देखिए बहुत बड़ी बात है, इसीलिए शायद ये टॉपिक आपके सिलेबस में भी है। मैंने उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन जो भी है, ठीक है, यूपीएफसी, उसका मैंने पूरा एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के स्क्रीनशॉट नीचे लगाए हैं ताकि आपको चीजें बेहतर समझ में आए कि ये 41 डिवीजन कौन सी हैं, कहां पर ये हैं, उसके बारे में बात करते हैं। मानकों को नई दिल्ली स्थित गैर लाभकारी नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एनसीसीएफ, जो मैंने आपको बताया, द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो ऊपर जो हमने संस्था पढ़ी है उसी के द्वारा उत्तर प्रदेश की 41 फॉरेस्ट डिवीजन को ये सर्टिफिकेट दिया गया है। उत्तर प्रदेश वन निगम यानी उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को 2020 में 41 वन प्रभागों में 4,50,408.31 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अच्छी तरह से प्रबंधित वन के लिए एनसीसीएफ पीईएफसी, देखिए मैंने कहा था पीईएफसी नाम आएगा क्योंकि पीईएफसी ही मेन बॉडी है जिसने एनसीसीएफ को ऑथराइज किया है कि आप हमारे बिहाफ पर भारत में फॉरेस्ट सर्टिफाई कर सकते हैं। प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। ये प्रमाणित वन क्षेत्र यूपीएफसी के मेरठ, खीरी और गोरखपुर क्षेत्रों में स्थित है। तो इन 3 क्षेत्रों में ये सारे 41 फॉरेस्ट डिवीजन आपके स्थित हैं, जो मैं आपको नीचे पूरी लिस्ट मैंने डाली है। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए डाल दी है। देखिए पूरा अमरोहा फॉरेस्ट डिवीजन है, रामपुर है, मुरादाबाद है, टोटल 41 फॉरेस्ट डिवीजन है जिसको पीईएफसी
NCCF का सर्टिफाई किया गया है और अकेला उत्तर प्रदेश इस समय भारत में ऐसा राज्य है जिसके पास ये सर्टिफिकेशन मौजूद है। तो यानी उत्तर प्रदेश ने अपने वनों का काफी अच्छे से मैनेज किया है, जो इनके स्टैंडर्ड के पैरामीटर्स पर खरा उतरा। अब बात करते हैं आईएसओ की। देखिए आईएसओ आपके पढ़ने की मर्जी है, आप पढ़िए मत पढ़िए, क्योंकि आईएसओ मैंने आपको बता दिया वनों के लिए सर्टिफाई नहीं देता, मैंने डाल दिया है कि शायद इससे प्रश्न बन सकता है, क्योंकि इसका जो एक सर्टिफिकेशन है आईएसओ 14000, ठीक है, ये वाला जो स्टैंडर्ड है ये पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली ईएमएस से संबंधित है, तो शायद प्रश्न यहाँ से बन जाए। इसको भी देख लेते हैं, छोटा सा ही है। मानकीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी आईएसओ एक अंतरराष्ट्रीय मानक सेटिंग निकाय है जो विभिन्न राष्ट्रीय मानक संगठनों के प्रतिनिधियों से बना है। 23 फरवरी 1947 को स्थापित यह संगठन दुनिया भर में मालिकाना, औद्योगिक और वाणिज्यिक मानकों को बढ़ावा देता है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, जहां पर आपका पीईएफसी का मुख्यालय है वहीं पर यह स्थित है और यह 164 देशों में काम करता है, तो काफी पुरानी ये संस्था है। यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी जो इकोसॉक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यूनाइटेड नेशंस की, उसके साथ सामान्य परामर्शदात्री स्थिति प्रदान करने वाले कुछ पहले संगठनों में से एक था। आईएसओ की 3 आधिकारिक भाषाएं हैं, कौन सी? अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी। आईएसओ एक स्वैच्छिक संगठन है जिसके सदस्य मानकों पर मान्यता प्राप्त अधिकारी हैं, प्रत्येक एक देश का प्रतिनिधित्व करता है। आईएसओ के रणनीतिक उद्देश्यों पर चर्चा के लिए सदस्य प्रतिवर्ष महासभा में मिलते हैं। संगठन का समन्वय जिनेवा स्थित एक केंद्रीय सचिवालय या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट द्वारा किया जाता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इसकी स्थापना 1947 में हुई है, ये याद रखिएगा। वर्तमान में 164 इसमें मेंबर हैं और 3 इसकी भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी, और इसका जो मुख्यालय है कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब ये देखिए लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस बाय आईएसओ इन वेरियस फील्ड्स। तो देखिए सारे मत पढ़िएगा, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए डाल दिया है कि आईएसओ किस किस फील्ड में संरक्षण प्रदान करता है। आपके लिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला आईएसओ 14001, जो आईएसओ की 14000 सीरीज है, ठीक है, याद रखिएगा। ये पर्यावरण आपकी प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट, ठीक है। तो आईएसओ की जो 14000 सीरीज है वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। नीचे से इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, बस 1-2 पेज का और है। अंतरराष्ट्रीय मानक और पर्यावरण। आईएसओ 14000 पर्यावरण प्रबंधन मानकों की सहायता के लिए मौजूद है। इसमें क्या है? कम से कम कैसे उनके संचालन, यानी जब आप आईएसओ 14000 आपने किसी कंपनी को दिया है तो उसका मतलब क्या होगा कि कम से कम कैसे उनके संचालन, जिसमें प्रोसेस या प्रक्रियाएं भी शामिल हैं, पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करें। यानी आप ऐसे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो कि जब आप अपनी कोई फैक्ट्री या कुछ भी इंडस्ट्री चला रहे हो तो वो पर्यावरण को निगेटिवली इफेक्ट ना करें। अर्थात हवा यानी एयर, पानी यानी वाटर, या भूमि यानी सॉइल में प्रतिकूल परिवर्तन का कारण बनते हैं। यानी कुछ भी ऐसा ना हो जो आपकी मिट्टी को, पानी को, हवा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करे, तभी आपको ये सर्टिफिकेशन मिलेगा। इसके बाद लागू नियमों, कानूनों और अन्य पर्यावरण उन्मुख आवश्यकताओं का पालन करें। तीसरा, उपरोक्त में लगातार सुधार करते रहें। यानी ऐसा नहीं है कि एक बार आपको सर्टिफिकेशन मिला तो आपने काम करना बंद कर दिया, इसमें लगातार आपको सुधार करना पड़ेगा। आईएसओ 14000 आईएसओ 9000 गुणवत्ता प्रबंधन के समान है, जिसमें दोनों ही उत्पाद के बजाय उत्पाद के उत्पादन की प्रक्रिया से संबंधित है, यानी फाइनल प्रोडक्ट पर नहीं। मान लीजिए मैं अपनी कंपनी का आपको बताऊं, मेरी कंपनी भी आईएसओ 9001 2008 सर्टिफाइड थी। उसमें क्या होता था, जो मान लीजिए हम पेपर बनाते थे, तो पेपर में ऐसा नहीं है कि जो फाइनल पेपर बना है बस वही टेस्ट होगा, वो जिस प्रोसेस से पेपर बनकर आपका निकला है, ठीक है, जहां पर आपकी लुक दी बनी है, उसके बाद उसमें केमिकल्स मिले हैं, वो सारी प्रोसेस चेक करेंगे कि कहीं भी इस प्रोसेस में कुछ ऐसे केमिकल को आप बाहर तो नहीं छोड़ रहे हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, फाइनल उत्पाद को नहीं, जिस प्रक्रिया के तहत उत्पाद बनता है उस प्रक्रिया को भी टेस्ट किया जाता है। हमारे यहाँ उस कंपनी में 2 से 3 बार जब मैंने जॉब करी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम आई थी चेक करने, और वो हमेशा क्या चेक करते थे, जो हमारे यहाँ से एफ्लुएंट निकलता था, यानी जो आपके यहाँ से खराब पानी बाहर आप निकालते थे नालों में, उसको वो टेस्ट करते थे लगातार। और वहां पर आप यकीन मानिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ था, वो कंटिन्यूअसली कैमरे के तहत उसको चेक करते थे सेंसर लगाकर। तो बहुत हार्ड, या हम कह सकते हैं बहुत कठोर ये प्रक्रिया होती है, इसीलिए सरकार इसको काफी तेजी से फॉलो करती है। प्रमाणीकरण सीधे आईएसओ द्वारा प्रदान किए जाने के बजाय तीसरे पक्ष के संगठनों द्वारा दिया जाता है। ये बात हमने ऊपर कर ली कि आईएसओ खुद सर्टिफायर नहीं है, ये थर्ड पार्टी के थ्रू सर्टिफिकेशन देते हैं। ये सिर्फ क्या करते हैं, ये सिर्फ स्टैंडर्ड बनाते हैं और फिर कोई दूसरी कंपनी ये देखती है कि ये इंडस्ट्री इस स्टैंडर्ड पर खरी उतर रही है या नहीं। फिर एक बार में अगर आपको आईएसओ 9000 और आईएसओ 14000, ये क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए होता है, ये एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए होता है,
दोनों के लिए ऑडिट करना है तो आपको ISO 19011 का ऑडिट मानक लागू करवाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए कुछ होते हैं। ISO 14000 ये एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाली प्रणाली है और 2015 में ये ऑडिट किया गया होगा, तो इनको सर्टिफाइड मिला हुआ है। तो ये मैंने कंपनी का एक लोगो निकाला है। तो देखिए पूरा यही था। आई होप आपको ये सेशन काफी पसंद आया होगा। मैंने इसमें सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन की, इंटरनेशनल स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, जो हमारी संस्था है NCCF। आप इन बॉडीज को देखिए अच्छे से पढ़िएगा। अगर सवाल बनेगा तो इन्हीं बॉडीज से बनेगा, और अगर सीधे सीधे बनेगा तो ये पूछ सकता है कि ISO 14000 स्टैंडर्ड किससे संबंधित है, या ISO के आपको अलग अलग स्टैंडर्ड दे देगा, 9000 दे देगा, 14000 दे देगा, 22000 दे देगा, और आपसे पूछेगा कि पर्यावरण से संबंधित कौन सा है, क्योंकि वन दरोगा का एग्जाम है। तो इस तरीके से प्रश्न बनने की उम्मीद है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो आप इसको वहां से रिवाइज कर सकते हैं। और लगातार आप टेलीग्राम पर जो मैं क्विज डाल रहा हूँ उसको प्लीज सॉल्व कीजिए, वो आपकी तैयारी को काफी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।